हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा और प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल अब एक तरह से सॉलिड होने की एकदम कगार पे है। अब कुछ जो एक आध दिन बचा हुआ है, अब इसमें आप जो चाहें एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल पोर्शन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है और ये देखते रहना है कि जो उस कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रिवाइज कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बात जरूर चलनी चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किस तरह से हम करते हैं, ठीक है ना, किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको अब यहाँ पे डाटा कोई लेकर के न्यूमेरिकल लेकर के प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में ही अप्लाई करना याद रखना है कि हमें किस तरह से किसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली मैंने सोचा हुआ है कि एमटी का रिवीजन, लेकिन इतना टाइम नहीं हो पाएगा कि हम लोग पूरी एमटी का रिवीजन कर पाए। तो शायद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर टाइम रहा तो देखो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा और आगे तक बढ़ाने का प्रयास करूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो अपन कवर करने का पूरा प्रयास करने वाले हैं आज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो पार्ट में अपन बांट के पढ़ते हैं। मेरा जो पढ़ने का तरीका है सिंपल यही होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो भागों में बांट के पढ़ो। इलेक्ट्रो वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ देते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वन और एक इलेक्ट्रो टू, है ना। इलेक्ट्रो वन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले कूलम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। कूलम्स लॉ हमारा क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इन आर कैप डायरेक्शन, ठीक है। ये फोर्स होता था, यानी दो चार्जेस हमारे बीच में ये फोर्स होता था। तो कुछ ज्यादा इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसका जो हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई मॉड R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। इस तरह से हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका, मान लो इस तरह से दो चार्जेस हैं, ठीक है। एक आपका 3Q है, एक 4Q है, ठीक है। इसके बीच में कोई एक पॉइंट ढूंढो जहां पर आप इक्विलिब्रियम ढूंढ सको, ठीक है। वहां पर कोई दूसरा चार्ज रखने पर कोई फोर्स ना लग रहा हो। इस तरह के सवाल आपको याद रखना है कि फोर्स जब हम लगाते हैं, जब भी हम कोई एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स हमेशा ध्यान रखना है कि वेक्टर की तरह ही जोड़ना, ये नहीं मतलब इस तरह से तीन चार्जेस रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं फोर्सेस ऐड किस तरह से करने। मान लो मैं इस पे टोटल फोर्स निकालना है, तो अगर ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसकी वजह से इधर इसकी वजह से इधर, तो नेट किधर आएगा? इस तरह आएगा। तो ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी अपने दिमाग में रिवाइज करते हुए चलना है कि हमें किस तरह से काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कूद पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखो, फोर्स में क्या करते थे? Q1 Q2 है। इसमें क्या करते हैं? एक चार्ज को हम लोग यूनिट चार्ज मान लेते हैं और इसको हम Q चार्ज मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास? E इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर, इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर। फिर हम लोग अलग अलग सिस्टम्स के लिए, किसके लिए? अलग अलग सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, एक हमारे पास जो वायर है उस या हम लोग बोल सकते हैं एक रॉड है, चार्ज रॉड है ना। क्या चीज? चार्ज रॉड, है ना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या था? इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई डी, 2k लैम्डा बाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये होता था, सॉरी, k लैम्डा बाई डी, है ना। k लैम्डा बाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन, आप चेक कर लो, 2 होता है यहाँ पर, नहीं होता। जस्ट सेकंड में देख लेता हूँ। नहीं होता है, ठीक है। ये बात क्लियर। इसके बाद ये कौन सा कंपोनेंट होता था? जो हमारी रॉड है, मान लो इस तरह की रॉड होती थी हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरह से ये एंगल थीटा 1 होता था, ये एंगल थीटा 2 होता था, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास d होती थी। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ना, ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? इज इक्वल टू k लैम्डा बाई डी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना। ये आता है हमारे पास परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का फॉर्मूला। जब भी हम इस रॉड की लंबाई को इन्फिनिटी कर देते थे, जब भी इस रॉड की लंबाई को इन्फिनिटी कर देते थे, थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाता है? 90। तो हमारे फॉर इन्फिनिट रॉड थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90। तो ई परपेंडिकुलर क्या आता है हमारे पास? ई परपेंडिकुलर आता है 2k लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई डी, और ई परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल क्या आ जाता है हमारे पास? 0, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए भी आपको याद रखना है, सेमी इनफाइनाइट रॉड है इस तरह से, मतलब एक तरफ हमारे पास इन्फिनिट तक गई हुई है इस तरह से, और एक तरफ ये हमारे पास डेफिनेट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कहीं पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डिस्टेंस में d याद रखनी है। इसमें एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है? थीटा 1 बराबर ले लेना है आपको 90 डिग्री,
ठीक है, ये वाला θ1 आपको 90 लेना है, θ2 आपको 0 लेके करना है। जब θ2 0 लेके करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ई परपेंडिकुलर जो आ जाएगा दैट विल बी k लैम्डा बाई डी, है ना, क्योंकि इसमें एक आप रखोगे इसको तो एक 0 एक 90 रखोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप θ2 जब 0 रखोगे, θ2 जब 0 रखोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 और ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो आ जाएगा इधर परपेंडिकुलर आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k लैम्डा बाई डी। तो इसमें क्या होता है कि जब भी सेमी इनफाइनाइट रॉड लेते हैं हम, तो परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला दोनों कंपोनेंट k लैम्डा बाई डी आते हैं। इसका मतलब क्या है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इस डायरेक्शन में आता है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। कितना, √2 k लैम्डा बाई डी, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट। क्या मेरी बात क्लियर है, पक्का 100%? ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती है। अच्छा भाई, ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, ठीक। ये बात हम लोगों ने कर ली चार्ज डॉट की। अच्छा, रिंग के लिए, रिंग के लिए क्या करते हैं, रिंग के लिए क्या करते हैं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि चारों तरफ आपकी एक, अगर हमारे पास एक बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। अच्छा भाई, ठीक भाई, ओके भाई, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अच्छा, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, फिर आराम से करते हैं। यहां तक बात अपनी क्लियर हो गई। अब हम लोग बात कर रहे थे रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 आता है। अच्छा भाई, मान लो एक रिंग कंप्लीट न देकर के एक आर्क दिया हुआ है, एक आर्क दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। उसका सेंटर पे आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक। इस रिंग, ये आर्क है, ठीक है, इसकी रेडियस जो है दैट इज r, ठीक। तो इसके रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, इस पे अगर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो हमारे पास आता है 2k लैम्डा बाई r, 2k लैम्डा बाई r इंटू साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा क्या है, इस आर्क का पूरा कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये आता हमारे पास एक आर्क के लिए, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बात समझ आ गई। अच्छा, तो मान लो एक कंप्लीट रिंग इस तरह से दी हुई है, एक कंप्लीट रिंग इस तरह से दी हुई है, इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, इस तरह से रखी हुई है। इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस एक्स पर, कोई बात नहीं, एक्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला क्या आता है इसका, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर, आर क्या इसकी रेडियस है, आर क्या इसकी रेडियस है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अच्छा भाई, ठीक भाई, ये तो बिल्कुल जनरल सी बात होगी, फॉर्मूला अपने को पता होता है। लेकिन एक बात ये भी तो होती है कि अगर रिंग के सेंटर पर हम आते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखते हैं, 0, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है 0, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक्स डिस्टेंस पर के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान से सोचो कि अगर यहां पर 0 है तो कहीं ना कहीं पर तो मैक्सिमम हुआ होगा। तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको 0 के बराबर करते हैं। और उसको जब हम सॉल्व करते हैं, आप खुद करके देख सकते हो, ठीक है। इसको जब सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है +-r/√2। मतलब यहां पर x इज इक्वल टू r/√2 डिस्टेंस पर, यहां से जब r/√2 डिस्टेंस पर जाएंगे, इधर जाएं या इधर जाएं, इधर जाएं या इधर जाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आता है। उसके बाद फिर वो घटने लगता है, ठीक। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कुछ इस तरह से बनता है कि यहाँ पर सेंटर पर तो 0 है, इधर हमारा x है, इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो x इक्वल टू 0 पर 0 होता है, यहाँ पर सेंटर पे 0 होता है, लेकिन यहाँ पर आकर के मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आता है, यहाँ मैक्सिमम हुआ फिर घटने लगा। सिमिलरली इधर भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है ना, उल्टी डायरेक्शन में। ये इसका ग्राफ होता है। ये लंबाई कितनी, r/√2, ये कितनी -r/√2। क्या मेरी बात क्लियर है, पक्का? तो ये इसका ग्राफ बनता है। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात, मान लो हमारे पास डिस्क दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है इस तरह से, इस तरह से डिस्क है। और डिस्क से हमसे बोल दिया गया कि एक्स डिस्टेंस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। डिस्क है, रेडियस आर, ठीक है। तो यहां पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखते हैं, E इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है सिग्मा। भाई देखो, हम लोग 3 चीजें डिफाइन करते हैं, लैम्डा, ठीक, सिग्मा, रो। लैम्डा किसके लिए होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है हमारा लाइन के लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें ये तो हमारे पास सरफेस है, तो इसके बाद क्या होगा, सरफेस होने की सिग्मा चार्ज डेंसिटी मान ली। E इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, सिग्मा/2 सिग्मा/2 इंटू 1 - x/r² प्लस x²। बात क्लियर है तक, पावर 3/2, जस्ट अ सेकेंड, हल्का सा कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे, पावर 3/2 होता है शायद, लेट मी चेक, पावर 1/2, सॉरी 3/2 नहीं, इसको रूट लगा लो सीधा,
क्या कर लेंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है, बात क्लियर। तो ये होता है हमारे पास किसके लिए, एक चार्ज डिस्क से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। बात क्लियर आता है। इसको भी आप यहाँ पे इसी तरह से कर सकते हो, और आगे कैलकुलेशन इतनी ज्यादा आगे जाने की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी आप कर सकते हो, dy/dx निकालो और इसकी x की वैल्यू निकालो r के टर्म्स में, देखो क्या आता है ना। इस तरह से कर सकते हो, खुद से पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है पूछ दे, आप खुद करके देखो। अब इतना समय नहीं कि हम लोग पूरा इसको सॉल्व करें, ठीक है, लेकिन आप खुद करके देख सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? बात क्लियर आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना अभी के अभी, और चैनल को इस वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना सारे जेएमएस पेरेंट्स के साथ में, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक भाई, ये बात क्लियर हो गई भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए आ गया। दूसरी बात, मान लो आपके पास नॉन कंडक्टिंग शीट दी हुई, नॉन कंडक्टिंग शीट दी हुई है, नॉन कंडक्टिंग शीट कुछ इस तरह से दी हुई है, इस पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी, तो इससे किसी भी डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बात क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा, आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरह के, कि मान लो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा मैकेनिक्स से या एसएचएम से मिलाकर के इस तरह से सवाल हो सकते हैं कि आपका +2q चार्ज है, ये मान लो +4q चार्ज है ना, ये +4q चार्ज है, तो इनके बीच में पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो आप क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर होगा, तो इस टोटल दूरी को आप a मान लो, तो ये कितनी बचेगी, a-x। तो एक्चुअल में करना क्या होता है, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इधर की तरफ आएगा, और यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इधर की तरफ आएगा, ठीक है। और नेट क्या कर देना है, हमें 0, दोनों को बराबर कर देना है, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा करके देख लेते हैं, देखो यहाँ से, यहाँ की वजह से यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू k2q/x², ठीक है। और ये किसके बराबर करना है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, इज इक्वल टू k4q/a-x का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ कट रहा है, k 2 से 2, ये 4 बचा है, 4 का 2 बचा है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या आ गया, a-x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x², ठीक है। यहां से आप x को सॉल्व करो और x की वैल्यू आ जाएगी, एक टर्म्स में, कोई समस्या नहीं, ठीक आ जाएगी। तो आपसे ये आपको ये पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ऐसा समझो, ये था, ये 2q था, ये 4q था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो मान लो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया प्लस का q, ठीक। ध्यान से देखो, तो जब आप इस प्लस q को यहाँ पर रखेंगे तो अभी इस पे नेट फोर्स कितना है, F नेट कितना लग रहा होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ पर अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। और अगर फोर्स नहीं लग रहा होगा, अब लेकिन ध्यान सोचो, मान लो मैंने इसको थोड़ा सा इधर खिसकाया, तो अब क्या होगा, इस वाले का, भाई ये 2 चार्जेस थे, यहाँ वाला तीसरा चार्ज रखा था, यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम की वजह से फोर्स नहीं लग रहा था, तो इसको मैंने थोड़ा सा इधर खिसकाया, तो ये वाला क्या करेगा, अब इसका वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, तो इधर की तरफ भागना चाहेगा, तो ये फटाक से इधर की तरफ धक्का दे देगा, और जैसे ही ये इधर की तरफ भागा फेंका जाएगा तो ये आपकी मीन पोजीशन से आगे निकल जाएगा, और जैसे ही मीन पोजीशन से आगे निकल गया स्पीड की वजह से, तो ये वाला भी इसको इधर की तरफ धक्का देगा, तो फिर ये जैसे यहां तक आएगा फिर इधर की तरफ भागेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एसएचएम करने लगेगा। तो आपसे कभी कभी इस एसएचएम का टाइम पीरियड पूछ लेता है, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, हमें एक छोटी सी डिस्टेंस x पर जाना है, यहां से किसी भी छोटी सी डिस्टेंस x पर जाकर के, ठीक है, छोटी सी डिस्टेंस x पर जाकर के हमें यहाँ पर फोर्स लिखना है, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा, यहाँ पर नेट फोर्स जब हम लिखेंगे तो उस नेट फोर्स भाई क्या लिखेंगे, यहाँ की वजह से लिखेंगे, भाई यहाँ से ये डिस्टेंस हमें पता चल चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है a के टर्म्स में, तो ये भी डिस्टेंस पता है, ये भी डिस्टेंस पता है, तो यहाँ से a जो भी डिस्टेंस आई, मान लो ये डिस्टेंस आई आपकी कुछ p, ठीक है, ये डिस्टेंस कुछ आई है p, और ये वाली आपका है q, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस p है, तो हम यहां से यहां तक जब फोर्स लिखेंगे तो लिखेंगे इसकी वजह से फोर्स k2q/p + x का होल स्क्वायर, p + x का होल स्क्वायर, और जब इसकी वजह से लिखेंगे तो माइनस कर देंगे k4q/q - x का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका f = -kx के फॉर्म में कुछ बनेगा, और इस k को लेकर के हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, k क्या होता है, सॉरी टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√k/m, आपको मास दे देता है m, ठीक है। इस k की वैल्यू आप यहां पर रख दो, टाइम पीरियड निकल आता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस अपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कोर्स में पूरा कराए हुए हैं, आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, ठीक है ना। आप जाकर चैनल चेकआउट कीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक वन में किस किस तरह के सवाल, किस किस तरह के फॉर्मूले, किस किस तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक टू में आते हैं, जहां पे गॉस लॉ, स्फीयर्स वगैरह की बात करते हैं। थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। तो इसको आप इसके बाद शॉर्ट नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, उसको आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसके मैंने कंप्लीट शॉर्ट नोट्स जो है वो एक वीडियो में दे रखे हैं, तो आपने आई होप वो वीडियो चेकआउट करी होगी, जहां पे मैंने फॉर्मूला शीट एंड शॉर्ट नोट्स करके दिया हुआ है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना जाके। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, कुछ ना कुछ आपके काम का वहां पे जरूर मिल जाएगा। और वो चीजें डाउनलोड करके अपने पास आप रख सकते हो, उसको लगातार रिवाइज करो, उससे काफी फायदा होने वाला है। क्या मैं तेज बोल गया? क्या बात समझ आई है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कष्ट? अगर कोई कष्ट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बात समझ आ रही तो वो भी लिख देना। लेट्स टेक आवर डीप ब्रेथ। क्या बात क्लियर हो चुकी है? अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सांस ले लो एक लंबी सी, अब चलते हैं आगे। उतार इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक टू पर बढ़ने से पहले थोड़ी थोड़ी बातें और जान लेते हैं। मैं सोच रहा था उसको लास्ट में करा दूंगा, लेकिन पहले कराना जरूरी, क्योंकि टू में इसका थोड़ा सा यूज है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल की, है ना। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है बहुत ज्यादा बता समझाने की जरूरत तो नहीं है अभी, क्योंकि आपको पोटेंशियल एक्चुअल में फील थोड़ा बहुत आता होगा, ठीक है, क्योंकि अब रिवाइज करने का ही टाइम बचा है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? V इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होती है। मान लो एक ये चार्ज रखा हुआ है, एक ये चार्ज रखा हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है, Q1 Q2। तो इस सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं? के Q1 Q2 बाई आर। इसमें कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ देते हैं कि मान लो हमारे पास तीन चार्ज का एक सिस्टम था, हमारे पास Q1 था, ये हमारे पास Q2 था, ये हमारे पास Q3 था, बताओ नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी? तो नेट निकालने के लिए हम करते क्या? तरीका सुन लो, मैंने सिखाया है इसका डिटेल में, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा सुन लो उसको। सबसे पहले हम Q1 लाते हैं, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं U1 इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे कोई दूसरा फील्ड तो था नहीं, तो इसके लिए पोटेंशियल लिखते हैं 0, ठीक है। तो दूसरा ले आए Q2, तो इसके लिए अब यहाँ पोटेंशियल हो जाती है के Q1 Q2 बाई आर, या जो भी डिस्टेंस ये आर रहती है, ठीक है, आर थी, आर, ठीक है। जब तीसरा चार्ज लाए तो इसकी और इसकी दोनों की वजह से वर्क करना पड़ता है, तो ये आपका आर, ये आपका आर, ये आपका Q3। तो U3 को किस तरह से लिखेंगे? के Q1 Q2 सॉरी के Q1 Q3 बाई आर प्लस के Q2 Q3 बाई आर, ठीक है। अब करते क्या है? U जब लिखते हैं तो U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, जितने भी है सबको जोड़ देते हैं, हमारे पास नेट पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाती है, ठीक है। कभी कभी बोल दिया जाता है कि बताओ इसके और जो फॉर्मूले का है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा उसको फॉर्मूले को देख लेना, फॉर्मूला शीट को देख लेना, वहां पे कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें जरूर मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मेन बातें जो समझाने वाली है वो मैं ज्यादा समझाने पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो होते हैं वो सिर्फ एक बार देख लो तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो हमारे पास डाइपोल की बात करी गई, डाइपोल, तो डाइपोल के लिए क्या लिखते हैं? डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। डी क्या होता है? हमारे पास प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच का सेपरेशन होता है, याद है ना। मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक डाइपोल है, इस डाइपोल की एक्सेस पर, इसकी एक्सेस पर ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो इसकी एक्सेस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास? 2kp बाई आर क्यूब। और इसकी इक्विलेटरल पॉइंट पर क्या आता है हमारे पास? इस पॉइंट पर क्या आता है हमारे पास? यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो इज इक्वल टू केपी बाई आर क्यूब। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन तो नहीं है? 2 होता है, एक सेकेंड, करेक्ट है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होती है, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होती है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? ठीक है, सब सही है। कंफ्यूजन हो तो पूछना होगा, कुछ गलती से एक आध फॉर्मूला कहीं पर गलत लिख जाता है तो आप लोग प्लीज उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। हो सकता है मैं जल्दबाजी में, या एक होता है ना कि आपको जल्दी में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाना है, तो उस चक्कर में कभी कभी हो सकता है कोई फॉर्मूला कहीं पर कोई एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, तो जाहिर सी बात है आप जब यहाँ पे खड़े हो तो आपको पता चलता है कि कितनी मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो प्लीज डोंट माइंड, उसको आप करेक्ट कर लिया करो। मैं फॉर्मूला शीट्स वगैरह साथ दे देता हूँ, तो एक बार जरूर देख लिया करो। आपको फिर भी आप सिर्फ रिवाइज करें तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है कि कहाँ पर गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। अच्छा, पोटेंशियल की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? 0। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? V इज इक्वल टू केपी बाई आर स्क्वायर, केपी बाई आर स्क्वायर, ठीक है।
जनरल पोटेंशियल जब भी लिखते हैं, जनरल पोटेंशियल जब भी लिखते हैं तो क्या होता है, KP बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, मान लो हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो यहाँ से ये एंगल होता है हमारे पास थीटा, ठीक है, मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट से बिल्कुल ये एंगल, ठीक, ये होता है थीटा, ठीक है। आई होप मैंने लगभग सारी बातें इसमें कर दी। अब हम लोग आते हैं गॉस लॉ पे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे वो भी कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ रिवाइज ही तो कर रहे हैं यार, कौन सा कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, चलो उतारो। तो आई होप यहाँ तक की डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग गॉस लॉ से, कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक टूल्स की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया, उस फ्लक्स को किस तरह से कहते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी, इंटीग्रल ई डॉट डी। गॉस लॉ क्या होता है हमारे पास, गॉस लॉ सिंपल बोलता है, गॉस लॉ हमारे पास सिंपल बोलता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन होता है आपके पास, फॉर अ क्लोज सरफेस फ्लक्स पासिंग ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अच्छा भाई, ठीक भाई, मान लिया हमारे पास एक रिंग दी हुई है इस तरह से, ठीक है, और इसके सामने एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो बताओ इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस तरह से हम लोग से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो इस फ्लक्स का डायरेक्ट जो कैलकुलेशन होता है वो हमारे पास आता है क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई, ये चार्ज क्यू था ना, हाँ, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस, ये डिस्टेंस मान लो आपके पास ए दी हुई थी और ये जो रेडियस थी इसके पास आर थी, ठीक है, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा भाई, ठीक भाई। इसके काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं गॉस लॉ के, लाइक हम लोग एक लंबा वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर होता है ना, उसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने क्या निकाला था, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर या डी, जो भी यहाँ से डिस्टेंस मान लो, ठीक है। तो वो हम लोग इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं। हालांकि जब आपको पता है तो उसमें इससे निकालो या उससे निकालो, आपको कोई डिटेल डिस्कशन तो है नहीं जो इससे निकालना है या उससे निकालना है, ठीक है। तो हमें बस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, सॉरी, ठीक। अच्छा, शीट वीट भी इसी से निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज अबाउट स्फीयर्स के। स्फीयर्स के लिए हम लोग एक काम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो स्फीयर्स की बात करते हैं सबसे पहले। मुझे चेक कर लेना पड़ेगा कि ये माइक गड़बड़ तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा यहाँ से खिंच गया है, ठीक है, जरा एक सेकंड रुकिए। क्या बात कर रहे थे अपन, स्फीयर्स की। स्फीयर्स हम डिसाइड कर लेते हैं कि 4 तरह के होते हैं हमारे पास, जिसकी हम लोग को डिस्कशन करना होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है, तो स्फीयर्स जो अगर बात करें तो टाइप 2 तरह का हो सकता है, एक आपका हॉलो हो सकता है, एक आपका नॉन सॉलिड हो सकता है, ठीक है। या तो कंडक्टिंग हो सकता है या तो नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। तो इन सबको मिला के हम क्या बुलाते हैं, या तो सॉलिड या तो होलो कंडक्टिंग होगा, ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग होगा या सॉलिड कंडक्टिंग होगा, HC SC, या हॉलो नॉन कंडक्टिंग होगा, HNC, ठीक है, या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है। हॉलो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, हॉलो है, सॉरी, हॉलो कंडक्टिंग में क्या हॉलो है, कंडक्टिंग सरफेस के लिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी कंडक्टर्स की बात आती है, तो कंडक्टर्स के लिए एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कंडक्टर्स के अंदर, ये कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, लाइक अगर इस तरह जा रही तो यहाँ पर आके सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी इस तरह से, ठीक है, अंदर नहीं होगी। और जब ये निकलेगी तो इस तरह सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलेगी, फिर उसी डायरेक्शन में चली जाएगी इस तरह से, बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती है कंडक्टर्स के लिए, ठीक है। जो भी चार्ज हम इस पे डालते हैं, जब भी हम इस पे चार्ज डालते हैं, मान लो हमने क्यू चार्ज डाला, तो वो सारा का सारा चार्ज सिर्फ सरफेस पे आ जाता है, चाहे वो हॉलो है, सॉलिड हो, कुछ भी हो, उसकी सरफेस पे आ जाता है। ये बातें आपको याद रखनी होती है। और ये जो इसकी सरफेस होती है, ठीक है ना। अब इस पे क्या होता है, सॉरी, सरफेस क्या, जो अंदर वाला एरिया होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ V। यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, या इसको मिस करते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल एक्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर केवल एक्स डायरेक्शन की बात करें, एक डायरेक्शन की बात करें, ठीक है। तो अगर E 0 होता है, अगर E 0 है, इसका मतलब V कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या, E 0 है तो अंदर V क्या होता है, कांस्टेंट, और अगर V कांस्टेंट है, इसका मतलब उस सरफेसेस को अंदर जो बनती है उनको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, HC में क्या होता है कि जब भी इसे चार्ज डालेंगे तो क्या जाहिर सी बात है, कंडक्टिंग हो या नॉन सॉरी, हॉलो है या सॉलिड हो, आपका चार्ज तो सरफेस पे ही आ जाएगा अगर कंडक्टिंग है, ठीक है। सॉलिड में भी क्या होगा, है तो सॉलिड, लेकिन चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे, क्यों, क्योंकि सॉलिड है, सॉरी, कंडक्टिंग है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग है लेकिन हॉलो है, तो हॉलो है, जाहिर सी बात है आपका अंदर तो चार्ज भर नहीं सकता, हॉलो है, अंदर तो कुछ मसाला ही नहीं,
तो फिर भी चार्ज कहाँ आएगा? सरफेस पे। लेकिन अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, इसमें अंदर मसाला है, मतलब मटेरियल है, इसका मतलब क्या? पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, तो इनको हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं और इसको हम एक कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और इन सबके ग्राफ ये हमें याद रखने होते हैं, ठीक है। तो जरा सी जगह बनाते हैं, फिर इन सबको एक तरह से हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले इन तीनों कैटेगरी को अलग से लिख लेते हैं हम लोग, HC, SC और SNC। HC, SC और HNC, इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दो कंडीशंस होती हैं, एक R की वैल्यू जब कैपिटल R से छोटी है, यहाँ पे कैपिटल R क्या है? उस स्फीयर की रेडियस है, और जब R की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी होती है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं जब R इज लेस देन R है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि उन सबके अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो अंदर जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही, सॉरी, जब कोई चार्ज ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? जीरो। लेकिन बाहर क्या आता है? E इज इक्वल टू KQ/R²। पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है अंदर V इज इक्वल टू KQ/R। बाहर किस तरह से लिखते हैं? V इज इक्वल टू KQ/r, इस तरह से लिखते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे R इज इक्वल टू R कर लेते हैं, ये R इधर E है, यहाँ पे पोटेंशियल का प्लॉट करेंगे हम लोग, V और R है, सॉरी स्मॉल r है, यहाँ पे R इज इक्वल टू कैपिटल R है इस जगह पर। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अंदर कोई भी पोटेंशियल आपका नहीं होता, सॉरी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो अंदर अंदर जीरो चलता है। उसके बाद ये R² के साथ में घटता है, यानी अचानक से बढ़ता है, फिर ये इस तरह से घटने लगता है, ठीक है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², ठीक है। यहां पर क्या होता है? अंदर कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, यानी कांस्टेंट पोटेंशियल चल रहा है, V इज इक्वल टू KQ/R, और यहां से जैसे सरफेस पे पहुंचेंगे वहां से घटने लगता है, सरफेस से इस तरह से घटने लगता है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू KQ/R है इस पॉइंट पे ये, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से लिखते हैं? जब भी हम इन तीनों की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं है। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है KQ/2R²। KQ/2R², जो किस तरह से बिखरी होती है? इस तरह से। अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। कहां से कहां तक? R2 इंफिनिटी तक, R2 इंफिनिटी तक, सॉरी कैपिटल R2 इंफिनिटी तक फैली होती है। कैपिटल R से लेकर के इंफिनिटी तक ये एनर्जी फैली हुई है, यानी कोई आपकी एक जगह में कन्फाइंड नहीं है, पूरी जगह में फैली हुई है। कहां से कहां तक? R से इंफिनिटी। अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, हमेशा आउट वाली ही होती है, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? ग्राफ ऑफ समझ आ गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? अब बात करते हैं बचे वाले एसएनसी की, ठीक है। इसको इधर बना देते हैं, एसएनसी की। SNC, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें क्या होता है हमारे पास? फिर से भाई R इज ग्रेटर देन R, सॉरी पहले लेस देन वाला कर लेते हैं, और R इज ग्रेटर देन R, ठीक है। जब भी हम लेस देन R के लिए बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अंदर पाया जाता है, और वो किस तरह से पाया जाता है? E इज इक्वल टू ρr/3ε0, या इसको हम इस तरह से लिख देते हैं KQR/R³, ठीक है। बाहर किस तरह से लिखते हैं? E इज इक्वल टू KQ/R², सेम उसी की तरह, ठीक है। जब भी इसमें पोटेंशियल का फॉर्म लिखते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू KQ²/2R³ इंटू 3R² माइनस स्मॉल r², ये होता है अंदर, ठीक है। बाहर किस तरह से रहता है? बाहर जब लिखते हैं तो V इज इक्वल टू KQ/R। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? तो जब इसके ग्राफ बनाते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि शुरुआत में तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। शुरुआत में तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लेकिन जैसे ही हम R इज इक्वल टू R, ये E है, इधर R है, लेकिन जैसे ही R इज इक्वल टू R पहुंचेंगे, जैसे हम R इज इक्वल टू R पहुंचेंगे, यहाँ पे R इज इक्वल टू कैपिटल R है, तो यहाँ से ये R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में घटने लगता है, ठीक है। जब भी हम पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पोटेंशियल का ग्राफ किस तरह से बनता है? ध्यान से देखो, इधर V और R, ठीक है, यहाँ पे R इज इक्वल टू R है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है? एक्चुअल में पहले यह -R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये पैराबोला का इक्वेशन दिख रहा होगा, और पैराबोला कैसा? उल्टा पैराबोला, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? जैसे हम R इज इक्वल टू R पहुंचते हैं, तुरंत ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में घटने लगता है, तुरंत R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में घटने लगता है। पहले ये R² के माइनस में घट रहा था, अब क्या हो रहा है कि ये इस तरह से घट रहा है, ठीक है। ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे दो कर्व हैं आपस में एक दूसरे की जो उसकी नेचर है उसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है।
जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह लिखते हैं, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 3/5 KQ स्क्वायर बाई KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर, ये होती है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जाहिर सी बात है, जो आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसमें पूरे में चार्ज बिखरा हुआ है, पूरे में मसाला है, ठीक है, ये मसालेदार है, ये मसालेदार है, नहीं पूरे में चार्ज बिखरा हुआ है, इस तरह से पूरे में चार्ज बिखरा हुआ है, यानी इसमें अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी और बाहर भी होगी। तो इसको भी मैंने इस तरह से डिवाइड कर लो, अंदर देखो बाहर की तरह तो बिल्कुल सेम काम कर रहा है जैसे इसमें किया था, बाहर की तरह बिल्कुल सेम काम कर रहा है, यानी बाहर वाली कितनी होगी KQ बाई 2r स्क्वायर, KQ बाई 2r स्क्वायर। चेक कर लो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सेकंड काफी नीचे है, ये थोड़ा सा कट रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लो, KQ बाई 2r स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया बाहर वाली। तो घर वाली कितनी होगी, इस वाले से इस वाले को घटा दो, 3/5 से आप 1/2 को घटा दो, कितना हो जाएगा, 3 6 5 कम 5 1/10, यानी KQ स्क्वायर बाई स्क्वायर ऊपर क्यों आ जाता है 10r स्क्वायर, KQ बाई 10r स्क्वायर। ये है इन, ये है आउट, ठीक है, ये कहां से कहां तक, 0 से R तक, कैपिटल R तक, और ये कहां से कैपिटल R से इंफिनिटी तक, ये घर वाली, ये बाहर वाली, दोनों मजे में रही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक, क्या मेरी बात क्लियर है, पक्का बात समझ आ रही तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाओ फटाफट लिख दो, ठीक है। चलो शॉर्ट नोट्स PDF में दे दी है, नोट करने की खास जरूरत नहीं, चाहो तो अपना खुद से एक बार प्रैक्टिस करते रहना साथ में मेरे साथ, ठीक है, तो अच्छा लगेगा तुम्हें भी, ठीक है। चलो उतारो। तो आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। तो मेजर बातें हम लोगों ने कर लिया, थोड़ी बातें जो एक आध फॉर्मूले और बचे उनको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जब हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो यूज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद रखो। इस पे फॉर्मूले, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ पहले पिछले सालों में, इसको याद रखना, खाना नहीं याद रखना, सॉरी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अच्छा एक बात है और, जब भी हम लोग बात करते हैं, मैंने शायद ये बता दिया आपको, ये लिख दिया ना, इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, ठीक है ना, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस ये ग्रेडियंट ऑफ v है ना, तो इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट का क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स v, एक्स इसके कंपोनेंट कर दो v के, ठीक है, इंटू आई कैप प्लस ये माइनस ये बना देता हूं, खोल दो ब्रैकेट, माइनस डेल बाई डेल वाई वी वाई जे कैप माइनस डेल वी जेड बाई डेल जेड इंटू के कैप, इस तरह से बन सकता है, ठीक है। अच्छा भाई, दूसरी बात, जब भी हम बाउंड चार्जेस की बात करते हैं, तो हम लोग पास बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे लिखते हैं, यहाँ पे P डॉट एन कैप, P क्या है यहाँ पर, P क्या है हमारे पास, पोलराइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे वो वाला पोलराइजेशन नहीं है जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, ये अलग पोलराइजेशन है, इसमें मॉलिक्यूल्स जब पोलराइज्ड हो जाते हैं, खिंचने लगते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा भाई, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किस तरह लिख सकते हैं, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखते हैं हम लोग माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी, या फिर से पी वही है पोलराइजेशन, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा भाई, ठीक भाई, और इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, और मेरे ख्याल से कुछ बच रहा है क्या इसमें, याद करो जो भी याद करो इसको। हाँ, मान लो हमारे पास इस तरह से प्लेट्स दी हुई, 2 प्लेट्स दी हुई, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट्स है, कैसी है, कंडक्टिंग प्लेट्स है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी कंडक्टिंग प्लेट्स दी जाती हैं, मान लो 2 तरह से हम पहले बात करते हैं, मान लो हमने इस पे चार्ज Q1 दिया, इस पे चार्ज Q1 दिया और इस पे चार्ज Q2 दिया, हमने Q2 दिया। तो ध्यान रखना कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। जब भी हम इस पे Q1 दे रहे हैं और इस पे Q2 दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से इस पे कुछ फर्क पड़ेगा, ये कुछ चार्जेस को अट्रैक्ट रिपेल करेगी, और इसकी वजह से ये वाली कुछ चार्जेस को अट्रैक्ट रिपेल करेगी। तो एक्चुअल में होगा क्या, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये इस वाली सरफेस पर, इधर वाली सरफेस पर जो चार्ज आता है दैट इज Q1 माइनस Q2 बाई 2, इधर वाली सरफेस पे Q2 माइनस Q1 बाई 2, ठीक है, इधर वाली सरफेस पर Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक, और इधर वाली सरफेस पर Q2 प्लस Q1 बाई 2। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे प्लस होता है, बाहर वाले में प्लस होता है, अंदर वाले में माइनस होता है, ठीक है ना, करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है ना, आप सही है, जस्ट सेकंड, हाँ आप सही है, ठीक है भाई, मुझे लगा कुछ उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। इधर वाली सरफेस पे Q1 प्लस Q2 बाई 2, 2 नहीं 2, ठीक है,
इधर वाले सरफेस पे Q2 प्लस Q1/2 और अंदर अंदर इधर यहाँ पे Q1 माइनस Q2, यहाँ पे Q2 माइनस, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। मान लो हमारे पास ये प्लेट्स थी, ठीक है, इस पे हमने प्लस Q दिया, इस पे हमने माइनस Q दिया। ध्यान देखो यहाँ पर कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 करेंगे, जब Q1 प्लस Q2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस Q माइनस Q 0 हो जाएगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, भाई Q2 प्लस Q1। ठीक है, जब यहाँ पर करेंगे तो Q1 माइनस Q2 यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, 2Q अपॉन 2 करेंगे तो इधर आ जाएगा Q। ठीक है, और जब यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस Q। तो ध्यान रखना कि अंदरूनी सरफेस पे प्लस Q और माइनस Q आ जाता है, बाहरी सरफेसेस पे हमारा 0 0 आ जाता है। मान लो हमारे पास कोई एक दी हुई है कंडक्टिंग शीट, ठीक है, हमने इस पे चार्ज दिया Q, हमने इस पे चार्ज दिया Q, तो ध्यान रखना इसके पास जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वहां पे आ रहा है सिग्मा बाई 2 सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन याद करो नॉन कंडक्ट, ये किसके लिए, कंडक्टिंग शीट के लिए, कंडक्टिंग, ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग के लिए कितना था, नॉन कंडक्टिंग के लिए कितना था, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इन चीजों को याद रखना है, ठीक है, इन चीजों को याद रखना, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूल ना जाना, मेरे साथ ही भूल ना जाना, है ना। चलो, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, वो दूसरा था, दोनों मिला दिए। ठीक है, चलो उतारो, अगर उतारना हो तो, ठीक है, वरना तो आप साथ में लिखते रहना। ठीक, चलो आगे। एक चीज छोटी सी और याद रखना जो मैंने मिस कर दी, वो थी हमारी बाउंड्री कंडीशंस। क्या चीज, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है हमारे पास, E पैरेलल अबव माइनस E पैरेलल बिलो इज इक्वल टू 0, और E परपेंडिकुलर अबव, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के, अबव माइनस E परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इन चीजों को भी अगर आप याद रखोगे तो अच्छा है। बाकी मैंने कोशिश करी ऑलमोस्ट इस तरह से यूज करना जरूरी है कि एकदम से कंप्लीट तो होना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, एक सेशन में एकदम सारी चीजें एकदम कंप्लीटली रिवाइज हो जाए तो काफी मुश्किल होता है, बट 90 to 95% एक पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने उठाया है वहां से मैं चीजें कवर करने की कोशिश करता हूँ। और बाई मिस्टेक अगर कोई गलती हो गई हो, गलती से मेरा मतलब है लिखने में कोई कैलकुलेशन तो खाली नहीं थी, कोई फॉर्मूला गलती से मैंने गलत लिख दिया हो, या हो सकता है कोई हमने सिंबल गलत बना दिया हो, या हो सकता है कोई एरो गलत बना दिया हो, तो प्लीज आप उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके लिए क्योंकि आप जब यहाँ पे खड़े होकर के एक प्रेशर में, प्रेशर से मेरा मतलब ये है ना कि जल्द कम टाइम में ज्यादा कराने का प्रेशर, ये नहीं होता है कि नहीं नहीं बच्चों का प्रेशर, अच्छा बेटा, वो नहीं। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा चीजें कराने की प्रेशर जब होता है तो लगता है कि कितना जल्दी से ज्यादा, कितना मैं ज्यादा से ज्यादा आपको दे सकूंगी कम टाइम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात ये नहीं है कि कौन कितना दे पा रहा है, बात इस बात में है, जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कौन कम टाइम में ज्यादा दे पा रहा है आपको। ठीक है ना, कौन अच्छी चीजें दे पा रहा है आपको कम टाइम में। बात क्लियर है ना। तो इस वीडियो को इसी वजह से बोलता हूँ मैं, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को तहस नहस कर दो। यार क्या कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लगाते हो सब्सक्राइब करने में, फटाफट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। कमेंट करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज माई 200th वीडियो ऑन यूट्यूब, और उम्मीद है कि इसी तरह से, जिस तरह से मैंने 200 वीडियोस कंप्लीट करी हैं आज, उसी तरह से आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे और लगातार सीखते रहेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। जैसे आज अभी तो फिलहाल अभी बहुत आगे की बात नहीं, सिर्फ आपके लिए अगर बात करूँ जो 2022 में जिनका 2-3 दिन में एग्जाम है उनके लिए बात करूँ, तो आगे आप लोगों को जो भी आप आगे के सफर में करें तो संपर्क मत तोड़िएगा। ठीक है, लगातार साथ, और अपने जो जूनियर्स आने वाले हैं उनको भी चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो उम्मीद आपसे कुछ ज़्यादा ही लगा लेता हूँ मैं, शायद आप पूरी करें। तो चलो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ख्याल रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई करना, खाना वाना का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें ध्यान रख के आपको चलना है। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।